बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स पॉइंट बाय आसिफ रशीद। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देखना है। सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, एमॉर्फिस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उनको देखिएगा ज़रा। Molecules are regularly arranged in crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। इस डायग्राम को व्यू करें, ये देख सकते हैं, एक इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है इस तरह से। देयर इज एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर एक ऑर्डर में होगा, एक ब्लॉक, इसके बाद ये वाला ब्लॉक, इसके बाद ये वाला ब्लॉक। तो इसके अंदर एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। एवरेज एटॉमिक पोजिशन आर परफेक्टली ऑर्डर्ड ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। जितने मर्जी फासले पर आप देखते रहते हैं, इनका ऑर्डर और स्ट्रक्चर क्या रहता है, ओवर एंड ओवर रिपीट होता रहता है लॉन्गर डिस्टेंसेस तक। एवरेज पोजीशन स्टूडेंट देखो, इसकी यहाँ पे मौजूद है, इसकी एवरेज यहाँ पे मौजूद है, तो इनकी एवरेज एटॉमिक पोजीशन सेम रहती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है। रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, इनके अंदर एक ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, इनकी एवरेज एटॉमिक पोजीशन, इनकी एवरेज एटॉमिक पोजीशन वो क्या होती है, परफेक्टली ऑर्डर्ड होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के खास मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। डेफिनेट मीन क्या होगा, खास, टिपिकल मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। सेकंड स्टूडेंट देखिएगा, एमॉर्फिस सॉलिड्स कौन से होते हैं। द वर्ड एमॉर्फिस मीन्स विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर। एमॉर्फिस का मीन विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो विदाउट फॉर्म का मतलब इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एक्सटीरियर की नहीं। अगर ग्लास के बर्तन देखते हैं, ग्लास की डिशेस देखते हैं, तो आपको एक सिमेट्री नजर आती है, लेकिन एक्चुअली तौर पर हम इसके अंदर बात करते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर की। तो एमॉर्फिस का इंटीरियर स्ट्रक्चर मीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स इनके अंदर जो मौजूद होते हैं वो डिसऑर्डर वे में लाई करते हैं। इंटीरियर स्ट्रक्चर इनका विदाउट फॉर्म होता है। देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। चूंकि हमने पढ़ा था पीछे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कि उनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जबकि एमॉर्फिस के अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। सिमिलरली देयर इज नो ऑर्डर स्ट्रक्चर। इसके अंदर कोई एटम या मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में नहीं होते, रैंडम कनेक्टेड होते हैं इनसाइड ए क्रिस्टल या इनसाइड द एमॉर्फिस सॉलिड कह सकते हैं। और इनकी एवरेज एटॉमिक पोजीशन भी वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सेम नहीं रहती, कहीं पे करीब होंगे, कहीं पे वो ज्यादा दूर होंगे। तो एवरेज एटॉमिक पोजीशन इज आल्सो नॉट द सेम एज दैट ऑफ क्रिस्टलाइन। They have no definite melting point, for example glass। तो स्टूडेंट, अगर आप ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास को जब आप हीट अप करते हैं तो ये पेस्ट लाइक बिहेवियर शो करता है। इट मीन ग्लास का कोई टिपिकल मेल्टिंग पॉइंट आपके पास नहीं है। ये आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एमॉर्फिस सॉलिड को इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमर्स हैव स्ट्रक्चर दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। इस फिक्रे को बच्चों आप यूं भी लिख सकते थे कि बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फिस सॉलिड, के पॉलीमेरिक का जो सॉलिड होते हैं आपके पास, उनका स्ट्रक्चर आपके पास एमॉर्फिस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान में होता है। ऑर्डर्ड मीन बच्चों क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। डिसऑर्डर मीन क्या होता है, एमॉर्फिस के अंदर कौन सा होता है, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो जो पॉलीमर्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान में है। अब यूं कह सकते हैं कुछ एटम और मॉलिक्यूलर रेंज में होते हैं और कुछ इसमें रैंडम भी कनेक्ट हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं ये इंटरमीडिएट होता है, दोनों प्रॉपर्टीज के दरमियान में इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं पॉलीमर्स। दे हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप जानते हैं कि इनका जो मैस होता है वो कम होता है पॉलीमर्स का, इसलिए इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होती है, लो होती है। दे एग्जिबिट गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। ये अपने वेट के लिहाज से इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इस फिक्रे को स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, 7 या 10 ग्राम का अगर शॉपर बैग लेते हैं उसके अंदर आप 5 kg तक सामान जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो वेट के लिहाज से इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। थोड़ी की मिकदार में भी लोगे तो इससे आप काफी ज्यादा वेट उठा सकते हैं। ये या तो पार्शली या पूरली क्रिस्टलाइन होते हैं। इनका पार्शली का मीनिंग भी जुज़वी तौर पे है, पुअरली का मीनिंग नाकस आप कह सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा हमारे पास क्रिस्टलाइन की तरह का हो सकता है। चूंकि आप लोग जानते हैं पॉलीमर्स के अंदर क्या चीज़ आती है, प्लास्टिक आता है आपके पास, रबर आती है आपके पास, नायलून आता है।
तो ये वाले मटेरियल हमारे क्या हो सकते हैं, लॉन्ग चेन रखने की वजह से कुछ हिस्सा इनका जुजवी तौर पर क्रिस्टलाइन की तरह का हो सकता था या हो सकता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट ऑफ वी मूव टू नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 17.2 इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपकी बुक में लॉन्ग भी दिया गया है। इस लेक्चर को मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी कर चुका हूँ फिजिक्स पॉइंट बाय आसिफ रशीद के नेम के साथ, आप देख सकते हैं वहां पे लेक्चर चैप्टर नंबर 17 के आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आपने डिस्कस करना है इसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे पहले आप, और उनके आगे क्या लिखेंगे, यूनिट, स्ट्रेस का भी यूनिट बताओगे, स्ट्रेन का भी, और डिफरेंशिएट करोगे किसके दरमियान, टेंजाइल, कंप्रेसिव और शेयर मोड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आपने स्ट्रेस को भी एक्सप्लेन करना है और स्ट्रेन को भी एक्सप्लेन करना है। नाउ वी मूव टू आंसर। स्टूडेंट स्ट्रेस किसको कहते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कि फोर्स लगाने से किसी भी एरिया के ऊपर, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसकी जो शेप में चेंज आ जाए, उसकी जो वॉल्यूम में चेंज आती है या उसकी लेंथ में चेंज होती है, उसको हम बच्चों बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को किससे ज़ाहिर करते हैं, सिग्मा या सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा इसका फार्मूला। अगर स्टूडेंट्स की बात करें हम यूनिट की, तो एक तो यहां से निकाल सकते हैं, फोर्स का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या आ गया बच्चों, मीटर स्क्वायर, या दूसरा किस में लिख सकते हैं, पास्कल में। तो स्ट्रेस का यूनिट पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकते हैं, ये इसके यूनिट्स होंगे। स्ट्रेन को स्टूडेंट अगर डिफाइन करो, इट इज डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। किसी सॉलिड पर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने से जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन मीन बगाड़, उसमें जो चेंज पैदा हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे एप्सिलॉन का, और एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, डेल्टा एल ओवर क्या होगा, कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल क्या होगा, चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा का सिंबल यहाँ स्टूडेंट हमारे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये एक डिफॉर्मेशन होती है, जब आप किसी भी सॉलिड बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन कहते हैं। इट हैज़ नो यूनिट्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डिमेंशन नहीं होती। उसकी आगे रीजन भी याद रखनी है, चूंकि स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। या तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होगा, या चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम होगा, या ये tan थीटा की फॉर्म में आएगा। हर हालत में स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो स्टूडेंट यहां तक आपका ये शॉर्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और उनके ऐसे यूनिट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके 2 यूनिट हैं, लेकिन ये यूनिटलेस हैं। उसकी मैंने कॉज बताई है कि सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो के दरमियान कभी कोई यूनिट नहीं होता। स्टूडेंट आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे आपसे। टेंजाइल स्ट्रेस क्या होती है, कि स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी, कि अगर आप स्ट्रेस लगाने से बॉडी की लेंथ में चेंज पैदा कर देते हैं। आप एक स्प्रिंग को स्टूडेंट पकड़ते हैं, उसको स्ट्रेच कर देते हैं, तो आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाकर बॉडी की लेंथ चेंज की है, उसको कहेंगे टेंजाइल स्ट्रेस कहेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर हम स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर देते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूं आपको, ये यूट्यूब के ऊपर पढ़ा है, फिजिक्स पॉइंट बाय आसिफ रशीद के नेम से ही होगा ये भी उसके अंदर लेक्चर। तो आपने देखा था, मैंने एक बॉल हाथ में पकड़ा था, बॉल पकड़ने से मैंने जब फोर्स अप्लाई की थी तो वो बॉल क्या हो गई थी, स्क्वीज हो गई थी, सिकुड़ गई थी। इस तरह मैंने उसके ऊपर जो उसको स्क्वीज किया है फोर्स अप्लाई करने से, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आती है उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। दोबारा सुन सकते हैं, व्हेन स्ट्रेस चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। किस तरह से, एक आप बॉल लेंगे, बॉल पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉल स्क्वीज हो जाती है, उसका वॉल्यूम आप कम कर देते हैं। तो इस तरह के साथ इस तरह के सेक्शन को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसका दूसरा नेम स्टूडेंट कंप्रेशनल स्ट्रेस भी होता है, ये भी याद रखिएगा। कंप्रेशनल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आर द सेम थिंग्स। शेयर स्ट्रेस क्या होगी स्टूडेंट, अगर स्ट्रेस एंगुलर डिफॉर्मेशन बॉडी में पूरा पैदा कर देती है तो वो कौन सी होती है, शेयर स्ट्रेस। मतलब एक बॉक्स लें, बॉक्स के एज के ऊपर आप क्या कर देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। बॉक्स के एज पर फोर्स अप्लाई करने से उसका एज जो है हमारे पास अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, उसे कहते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। याद रखिएगा, व्हेन स्ट्रेस प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफॉर्मेशन मीन उसके साइड के एंगल में वेरिएशन पैदा कर दे बॉडी के, उसे कहेंगे शेयर स्ट्रेस। मीन उसके शेप के अंदर चेंज को शेयर स्ट्रेस का नेम दे सकते हैं।
इसका नेम बेटे कंप्रेसिव भी हो सकता है, आप इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हम याद रख, इसके अंदर 2 पॉइंट याद रखने हैं। वॉल्यूमेट्रिक को कंप्रेशनल कह सकते हैं आप, और शेयर को आप कह सकते हैं कंप्रेसिव। इसके अंदर 2 सेंटेंस इसके लिए आपने याद रख लेने हैं। तो अगर लेंथ में चेंज आए टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज आए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शेप में चेंज आए तो शेयर स्ट्रेस। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं हम लोग स्ट्रेन के अंदर। स्ट्रेन की भी 3 काइंड्स हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। इन तीनों का बच्चों अगर फार्मूला को पूछ ले आपसे कि टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फार्मूला क्या है आपके पास, शेयर स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, तो तीनों का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया ही रहता है। ये बात भी याद रखनी है। आगे देखते हैं स्ट्रेन की काइंड्स को। इसकी 3 काइंड्स होंगी आपके पास। पहले टेंसाइल स्ट्रेन देखें, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। जो मामूली या फ्रैक्शनल चेंज होगा उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। एप्सिलॉन से ज़ाहिर करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल का साइन डेल्टा एल ओवर क्या होगा एल। ये ओरिजिनल लेंथ है, ये उस लेंथ के अंदर चेंज है। फॉर एग्जांपल एक आपने वायर हैंड की थी, उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर थी, आपने उसके ऊपर वेट बांध दिया, उसकी लेंथ कितनी हो गई 60, चेंज कितना आया 10 सेंटीमीटर का, उसे हम क्या कहेंगे डेल्टा एल कहेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कि जो बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होगा तो वो हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज, उसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका यूनिट भी बेटे नो यूनिट, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी है, ये भी सिमिलर क्वांटिटीज हैं, नो यूनिट। स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं रखती। शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन बेटा क्या होगा कि अगर बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं और बॉडी डिस्टेंस ए रिलेटेड टू अपोजिट फेस, अगर बुक में डायग्राम देखें तो उसकी एक बेस होती है ए, उसके साथ जितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रही होती है स्ट्रेस लगाने से, उसे कहते हैं शेयर स्ट्रेन। मीन चेंज इन शेप या शक्ल के अंदर बगाड़, ये भी आप फिक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको देख लेना है। इसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा ए ओवर ए। इसके अंदर अगर एंगल की वैल्यू बहुत छोटी रखी जाए तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, थीटा 60 डिग्री है, 5 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के। ये कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ईयर में भी सिखाया गया था चैप्टर नंबर 17 में, सॉरी चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जिधर आपने सिंपल पेंडुलम का टॉपिक पढ़ा था। अगर एंगल छोटा होता है साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, थीटा के। उसी तरह अगर एंगल स्मॉल होगा तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट किसके ले लेना है आपने, थीटा के। अगर बेटे हम टेन की जगह पे थीटा पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, गैमा। ये रिलेशन आपका किसके लिए होगा, शेयर स्ट्रेन के लिए। टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, तीनों में डिफरेंस बच्चों क्लियर है। इसका ये फार्मूला, इसका ये वाला फार्मूला, इसका डेल्टा ए ओवर ए भी हो सकता है, या इसके साथ हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, गैमा का सिंबल भी। गैमा इज इक्वल टू थीटा कब होगा, जब थीटे की वैल्यू बहुत स्मॉल रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अगले ये नेक्स्ट है 17.3, इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। बेटे इसको मुकम्मल आपने तफसील के साथ देखना है। इधर मैं इसके इस तरीके से लिखा है कि आप बोर्ड के अंदर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए आपको दोबारा से यूट्यूब पे इसका लेक्चर कंप्लीट वॉच करना होगा। डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहले इतने की बात करो आप, ये क्या होता है, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि रेशो लेनी है, किसके दरमियान लेनी है बच्चों, स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ। ये रेशो का साइन ये नजर आ रहा है आपको। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब फोर्स आपकी बहुत लार्ज ना हो। इट मीन आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहना, मीन प्रोपोर्शनल लिमिट समझ लीजिएगा आप। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्ट रिलेशन होती है, एप्सिलॉन हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये रेशियो हमारे पास मॉडुलस ऑफ क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी, या इसे इलास्टिक कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास जो एप्सिलॉन है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इसका फार्मूला होगा और यूनिट इसका सेम होगा जिस तरह से स्ट्रेस का था। चूंकि स्ट्रेन यूनिट लेस है, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही किसका होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक का यूनिट भी हमारा सेम होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं इसके साथ बच्चों आप, पास्कल भी ऐड कर सकते हैं। दोनों यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके आगे 3 काइंड है स्टूडेंट, हम वो डिस्कस करेंगे। यंग मॉडुलस क्या होगा, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। कि टेंसाइल स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया से और टेंसाइल स्ट्रेन को डेल्टा एल ओवर एल से रिप्रेजेंट करना है। एल का एल ऊपर आकर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई। डेल्टा एल किससे मल्टीप्लाई होगा, आकर ए से।
आप इस तरह से भी फार्मूला लिख सकते हैं, या आप इस फार्मूले को इस शेप में भी लिख सकते हैं। इट मीन एल को ऊपर एफ के साथ मल्टीपल कर दो, डेल्टा एल को ए के साथ मल्टीपल करके इस तरह से ये फार्मूला भी पेपर में आप लिख सकते हैं। इसे कहते हैं यंग मॉडुलस, ठीक है जी। और बेसिकली ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल ही होता है, ये दोनों तकरीबन सेम है, ये और ये वाला फार्मूला। आगे देखेंगे बच्चों, बुल्क मॉडुलस क्या होगा हमारे पास कि अगर रेशो लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, उसका फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया ही रखना है बच्चों, बार बार बताया है कि इसका फार्मूला स्ट्रेस का चेंज नहीं करना आपने। तो नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी ओवर वी, ओवर का ओवर ऊपर आकर अगेन क्या हो जाएगा, मल्टीपल एफ वी ओवर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इंटू ए। ये वी जाकर एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेल्टा वी जाकर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप के इज इक्वल टू एफ वी ओवर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इंटू ए लिख सकते हैं। इसे कहते हैं बुल्क मॉडुलस। ये आपके सामने फार्मूला है। वॉल्यूमेट्रिक, इसके अंदर क्या लिखोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बुल्क मॉडुलस। बच्चों दोनों फार्मूले पेपर पे आपने लिखने हैं। लास्ट इसका कांस्टेंट बेटे कौन सा होगा, शेयर मॉडुलस। सिंपली ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेस टू क्या होगा, शेयर स्ट्रेन। इसे क्या कहेंगे हम, शेयर मॉडुलस। फार्मूला इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयर स्ट्रेस का फार्मूला भी वही, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फार्मूला भी वही, और टेंजाइल स्ट्रेस का फार्मूला भी वही। सिर्फ किसके चेंज करने हैं आपने, स्ट्रेन के नीचे वाले फार्मूले चेंज करते जाएंगे। तीनों कांस्टेंट आपके सामने हैं। पहला बेटे कौन सा होगा, यंग मॉडुलस कांस्टेंट, वो ये फार्मूला रहा। दूसरा कौन सा था, बुल्क मॉडुलस। ये दोनों फार्मूले उसके। शेयर मॉडुलस का ये जी से रिप्रेजेंट किया था, फोर्स पर यूनिट एरिया। नीचे क्या आ जाएगा, टैन थीटा की फॉर्म में। इसको एप्सिलॉन से ज़ाहिर करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, जिसको इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं हम। और यंग मॉडुलस को वाई के साथ, और बुल्क को आपने के के साथ, और शेयर को आपने जी से याद करना है। ये सिंबल भी याद रखिएगा, फार्मूला भी याद रखिएगा। ये स्टूडेंट 17.3 शॉर्ट क्वेश्चन था। अगर शॉर्ट के अंदर आए तो आपने इस तरह से पेपर में लिख सकते हैं। आगे बेटे ये इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे टर्म बाय टर्म। पहला एक इसका हिस्सा देखें आप कि ड्रा द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ड्रा द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। कर्व बेटा आपको दिखा दूं पहले मैं, तो कर्व बेटे आपको नजर आ रही होगी। इधर क्या लग रही है स्ट्रेस, इधर क्या लग रही है स्ट्रेन। इसके ऊपर हम लोग ये एक हमारे पास वायर होगी, उसके ऊपर हम टेंजाइल टेस्ट अप्लाई करते हैं। टेंजाइल टेस्ट अप्लाई करने के लिए एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर होता है, उसके अंदर मटेरियल को हैंग करके वेट बढ़ाते रहते हैं। वो डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम इस कर्व की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले ग्राफ देखेंगे, बाद में इसका आंसर। सुनिए, यहाँ पे अगर ओ था ओरिजिन इसका, ओ से लेकर अगर आप फॉर एग्जाम्पल जाते हैं किसी ए पॉइंट तक, जिस तरह से हमारे पास क्या बढ़ रही है स्ट्रेस, उस तरह क्या बढ़ेगी इसकी स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम रेशो से बढ़े उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये हमारी क्या होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये रीजन आपके हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट बच्चों कौन सा देखेंगे, ओ से लेकर बी पॉइंट, इसे कहेंगे इलास्टिक लिमिट। अब ए तक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें नजर आएगा। यहाँ से बेंडिंग मैंने शो किया ग्राफ के अंदर हल्की सी, तो स्ट्रेस आप कम लगाएंगे लेकिन स्ट्रेन हमारी इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ओ से बी जो रीजन होगा इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और बी पॉइंट यील्ड स्ट्रेंथ होती है, यील्ड पॉइंट कह सकते हैं। ये वो नुक्ता है जिसके अंदर टेम्परेरी से मटेरियल किस में जाएगा, परमानेंट चेंज में। बी से पीछे रहेंगे या इस रीजन में रहोगे तो मटेरियल से स्ट्रेस रिमूव करने के बाद नॉर्मल हालत गेन करेगा। लेकिन अगर बी पॉइंट को स्टूडेंट फ्रैक्शन क्रॉस कर जाओगे तो ये हमारा यील्ड पॉइंट क्या बताएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन इस रीजन में। ये इसकी प्लास्टिक लिमिट होती है, बी से लेकर सी का रीजन प्लास्टिक या परमानेंट डिफॉर्मेशन को शो कर रहा होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रीजन। ओ से लेकर ए किसको शो करेगा, प्रोपोर्शनल लिमिट को। ओ से लेकर बी किसको शो करेगा, इलास्टिक लिमिट को। जो बी पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, या इसे क्या कह सकते हैं, यील्ड पॉइंट। इसके ऊपर आकर परमानेंट चेंज अक्कर होता है। थोड़ी सी फोर्स बढ़ा दें तो हमारी स्ट्रेस कम बढ़ेगी लेकिन स्ट्रेन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। मेन परमानेंट डिफॉर्मेशन होती रहती है। याद रखिएगा एनर्जी स्टोर सिर्फ इलास्टिक रीजन के अंदर होती है, इनके अंदर, ठीक है जी। और ये हमारे पास वो लिमिट होती है जहाँ पे मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, उसे कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बेटे अब थ्योरी देखिए पीछे से। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, जैसे मैंने बेटा बताया था, डिफाइन एज ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट एनी परमानेंट चेंज इन द शेप और डायमेंशन। ओ से लेकर बी जो रीजन था, ग्राफ मैंने शो किया था आपको पहले,
ओ से लेकर बी, इसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर अगर स्ट्रेस रिमूव करेंगे बॉडी दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। इट मीन ओ से बी बॉडी के अंदर जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है, स्ट्रेस रिमूव करने से बॉडी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है वापस। ठीक है जी। इसी के अंदर बी पॉइंट को आप इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं, या इसको हम यील्ड पॉइंट का नेम देते हैं। आगे बढ़े, यील्ड पॉइंट के इधर भी डिस्कस किया मैंने आपके साथ। द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड, अगर उस पॉइंट से आगे चले जाते पीछे, सॉरी, द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स, जैसे बेटा मैंने बताया था इस नुक्ते से बियॉन्ड जाती है, इस पॉइंट पे बियॉन्ड ये इस रीजन इसका, इसके अगर पीछे चले जाते हैं इस रीजन में हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। इसे हमने इसको डिस्कस करना है। द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स इन द मटेरियल बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेस, कि स्ट्रेस इंक्रीज करने से अगर आप उस पॉइंट के आगे मूव कर जाते हैं तो वो नुक्ता क्या कहलाएगा हमारा, यील्ड पॉइंट। इसको आपने बी के साथ कर्व पे रिप्रेजेंट किया था। द पॉइंट ऑन द कर्व, वो पॉइंट कर्व के ऊपर, बियॉन्ड विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर, जिसके ऊपर कंप्लीट चेंज आता है, मुस्तकिल चेंज आता है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस इंक्रीज करने से वो नुक्ता आपका यील्ड पॉइंट होता है। बी से बच्चों आपने रिप्रेजेंट कर देना है। तो इलास्टिक लिमिट भी आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन, और यील्ड पॉइंट भी हो गया। आगे रह गया यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया था कि ये हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस होती है जो मटेरियल जिसके साथ विद स्टैंड अपनी शेप को बरकरार रख सकता है, विद स्टैंड कर सकता है। अगर इसे मजीद स्ट्रेस लगाएंगे तो मटेरियल हमारा परमानेंट चेंज की तरफ मूव कर जाता है। इसको हम नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं कि मटेरियल यहाँ तक स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर सकता है। इसको आपने सी के साथ ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। ग्राफ दोबारा देखो, ये वाला बी पॉइंट क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट। सी क्या होगा, यूटीएस। यहाँ तक मटेरियल मैक्सिमम विद स्टैंड कर सकते हैं, इसके बाद ये फ्रैक्चर लिमिट की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे 17.5, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी। इंतहाई इंपॉर्टेंट तीन बच्चों, ये भी लॉन्ग है क्योंकि चैप्टर नंबर 17 के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं बच्चों, इसलिए मैंने इसके अंदर अपने नोट्स के अंदर कोशिश की है कि इनको थोड़ा सा शॉर्ट लिखा जाए ताकि बच्चे बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर आए तो उसको अटैम्प्ट कर सके। इनके लॉन्ग आंसर व्यू करने हैं स्टूडेंट, इसके वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, फिजिक्स पॉइंट बाय आसिफ शीर के नेम से। आगे देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। स्टूडेंट यूं समझिएगा कि आपके पास 6 एटम हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, यूं सपोज करिएगा 6 एटम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका रीजन था। आप इस साइड पे फोर्स लगा देते हैं, इस साइड से भी, जितना उनको मीन पोजीशन से फोर्स लगाने से आपने स्ट्रेच किया है तो वो एटम कोहेसिव फोर्स की वजह से अपने वापस आने की कोशिश करेंगे। इसे आप क्या कह सकते हैं, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स। जो उनके मीन पोजीशन से हटने की वजह से एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, उस स्टोर एनर्जी का नेम होता है स्ट्रेन एनर्जी। या आप रबर को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिस तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो स्ट्रेन एनर्जी किसी भी हमारे पास एटम्स के मूवमेंट फ्रॉम द कहाँ से, मीन पोजीशन के मीन पोजीशन से स्ट्रेच लगाकर एटम को आप रिमूव कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। रिमूव का मीनिंग ये नहीं कि उसको उतार के अलग कर देना, मीन आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए सारा काम करना है कि आप उसको खींच कर कहाँ ले जाते हैं, मीन पोजीशन से दूर। जो हम एटम को मीन पोजीशन से दूर खींच कर ले जाने के लिए वर्क डन करते हैं, वही वर्क डन हमारा स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है, जो उसको वापस लेकर आता है बाद में। आगे बेटे देखेंगे इसकी डिटर्मिनेशन किस तरह से करनी है, मालूम कैसे करना स्ट्रेन एनर्जी को। पहले बेटे एक ये रेक्टेंगल देखो, इसके ऊपर यूं सपोज करें नीचे इसकी लेंथ डेल्टा एक्स है और इसकी लेंथ कितनी है, फोर्स हमारे पास क्या लग रही है, इसके ऊपर एफ फोर्स लग रही है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा डी। वर्क वेक्टर के ऊपर डॉट लगा सकते हैं यहाँ पे। डी किसकी को रखा मैंने, डेल्टा एक्स के। इस जो रेक्टेंगल इसकी लेंथ मैंने डेल्टा एक्स मानी है, इसकी लंबाई जो है वो एफ की इक्वल है। चूंकि वर्टिकल एक्सिस पे मैंने फोर्स अज्यूम की हुई है, हॉरिजॉन्टल पे मैंने डिस्टेंस या एक्सटेंशन ली हुई है इसकी। तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स। तो इस रेक्टेंगल का वर्क होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ क्या आती है, फोर्स, लेंथ क्या है इसकी, डेल्टा एक्स। फोर्स इंटू डेल्टा एक्स किसको देगा आपको, वर्क डन को, अगर इस रेक्टेंगल को सॉल्व करोगे। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको O कहता हूँ, ये पॉइंट A मान लूंगा, ये पॉइंट मैं F वाला कौन सा मान लूँ, B, तो ये एक ट्राइंगल बन गई। तो ट्राइंगल का वर्क निकालने का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, वर्क डन इक्वल होता है 1/2 लेंथ इंटू क्या होता है, विड्थ। चूंकि वर्क डन ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ओ, इस पॉइंट को ए कह लो, यहाँ पे आप बी पुट कर दो। ओ ए बी एक ट्राइंगल है, ओ से लेकर ए, ये पॉइंट बी, बी से लेकर ओ, ये पूरी ट्राइंगल, इसको शेड कर सकते हैं आप इस तरह से। ये शेड आपको नजर आ रहा हो, ये शेड कर लें। अगर ट्राइंगल का जब आप एरिया लेते हैं ना, तो वो ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के हाफ होता है। चूंकि एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर में दो ट्राइंगल होती हैं, तो पूरी अगर हम रेक्टेंगल की जगह पे ट्राइंगल अज्यूम करेंगे, अगर ये लाइन में यहाँ पुट करता यहाँ तक, ये रेक्टेंगल बनती, एक रेक्टेंगल ऊपर बन जाती, एक रेक्टेंगल नीचे। तो एक रेक्टेंगल में दो ट्राइंगल होती हैं, लिहाजा अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 1/2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक वाला इसको एवरेज फोर्स भी कह सकता है, तो आप एवरेज फोर्स से ये भी 1/2 लेके आ सकते हैं। या जो मैट्रिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो एरिया के फार्मूले से भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एवरेज निकालो ना फोर्स की, 0 + F 1/2F ही आएगा। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं बेटे, लेकिन आपको दोनों तरीके सामने याद होने चाहिए। वर्क डन 1/2 क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या मानी मैंने, OA, विड्थ कितनी मानी है मैंने, OB, तो 1/2 OA इंटू OB। O से लेकर A का फासला, ये यहाँ पे बच्चों पॉइंट मान लें, यहाँ पे F1 माना था ना आपने, ये वाला F, इसको F1 मानो, और इसको कह देंगे हम O से लेकर कौन सा आ जाएगा, ये A का डिस्टेंस। अगर O से लेकर A ये मान लें, या हम O से लेकर A, बल्कि इसको माने, इस पॉइंट को A कह देते हैं, ये वाली लेंथ वर्टिकली तौर पर ये F1 होगी, यहाँ तक F1, इस पॉइंट तक। इधर आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक L1 मानो, तो वर्क डन 1/2 क्या आ जाएगा, F1 इंटू L1 हो जाएगा। वर्क किसकी इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई, 1/2 F1 इंटू L1 की फॉर्म के अंदर आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ तक हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के लिए नेक्स्ट इसका हाफ सेक्शन भी लाजमी वॉच करें, फिजिक्स पॉइंट बाय आसिफ रशीद के नेम के साथ। अल्लाह हाफिज़।